हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो ये इस यूनिट का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, कुछ आंकिक प्रश्न देखे थे, और उसमें मैंने आपको बताया था लेक्चर के लास्ट में कि एक न्यूमेरिकल और रह गया, जिसे मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, तो इस लेक्चर में मैं उसे नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, यदि वो इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया होगा, तो जब ये यूनिट समाप्त हो जाएगी तो इसके लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसमें उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो है कोटि निर्धारण की विधियां, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जो अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर है, उन्हें हम किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो उस इसके अंदर हमें उन विधियों को देखना है जिसकी सहायता से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विधियां होती हैं, उन पर बात करते हैं। देखिए, एक विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा होता है अर्ध आयुकाल विधि, हाफ लाइफ मेथड। एक होती है अवकलन विधि, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। एक होती है समाकलन विधि, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन मेथड। एक होती है आसवन विधि, इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन मेथड। और कुछ विधियां और होती हैं, जैसे ओसवाल्ड मेथड हो गया और ग्राफिकल मेथड हो गया। तो कुछ और विधियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हम प्रमुख विधि जो है, प्रमुख मेथड जो है, उन पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हमें जो 5 यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, इन्हें हमें सबको नहीं करना है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली एग्जाम में आती है, हमें केवल हम उन पर ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए हिट एंड ट्रायल विधि जो है वो आपकी बीएससी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पूछी जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अर्ध आयुकाल विधि, जो ग्रेजुएशन लेवल पर अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है अवकलन विधि। ये दो विधियां जो हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, समाकलन विधि जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, और आसवन विधि ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तो यहाँ पर कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं, अर्धायुकाल विधि और अवकलन विधि, आज के लेक्चर में उन पर ही बात करूंगा। ठीक है, बाकी बहुत कम केस होते हैं जो समाकलन विधि और आसवन विधि ये तो नहीं पूछी जाती। हिट एंड ट्रायल विधि ये तो पूछी ही नहीं जाती, ये तो ग्रेजुएशन लेवल पर आती ही नहीं है। बाकी इनका एक जो चांस होता है कि समाकलन विधि आ जाए या आइसोलेशन विधि आ जाए। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी वहां पर इन्हें डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आज के लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह अर्ध आयुकाल विधि और अवकलन विधि, इन पर बात करेंगे। ठीक, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हेडिंग, पहली हेडिंग डालेंगे अर्ध आयुकाल विधि, कोटि निर्धारण की अर्ध आयुकाल विधि। देखिए, एक बार और बता दूं कि इस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोटि निर्धारण की कोई एक विधि की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। या फिर डायरेक्टली नाम ले लिया जाता है कि कोटि निर्धारण की अर्ध आयुकाल विधि का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, कोटि निर्धारण की अवकलन विधि का व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आज के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं कि अर्ध आयुकाल विधि क्या है और अवकलन विधि क्या है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे अर्ध आयुकाल विधि। चलिए, अब सभी ने हेडिंग डाली हुई है अर्ध आयुकाल विधि, यानी हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। जैसे अब नाम से यहां पता चल रहा है कि अर्ध आयुकाल विधि है, यानी इस विधि में हम अर्ध आयुकाल किसी भी केमिकल रिएक्शन के अर्ध आयुकाल की मदद से उसके ऑर्डर को निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, इस विधि में हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें टी हाफ की सहायता से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के टी हाफ यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की सहायता से उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर यानी कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी थी, उसके लिए हमारे पास टी हाफ आया था, क्या आया था, A/2K। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखी थी तब उसमें टी हाफ आया था हमारे पास 0.6931/K। जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखी थी तब उसमें टी हाफ जो आया था वो आया था 1/KA।
जब तृतीय कोटि की अभिक्रिया देखी थी तो उसमें टी हाफ जो आया था वो आया था 3/2a²। अब जरा इस पर सब गौर कीजिए, क्या गौर करना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो 1/2k है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल इनिशियल कंसंट्रेशन को लेकर। इनिशियल ए क्या है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1a/2k है, तो ये 2k है, 1/2k है, ये 2k जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट पर हमें बात नहीं करनी, हमें देखना है इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, ठीक है। यहाँ पर ये सभी का सभी कांस्टेंट है, यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो टी हाफ है वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ए की पावर कितनी रही होगी, ए की पावर कितनी रही होगी, ए की पावर 0 रही होगी भाई। ए की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, ए की पावर 0 का मतलब ही तो 1 हुआ, और यहाँ पर हमें ए की पावर ए कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ए की पावर 0 रही होगी, उसका मान 1 हो गया होगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। अब देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करें, यहाँ पर है 1/k, तो यहाँ पर 1/k ये तो कांस्टेंट है। अब बात करें हम इनिशियल कंसंट्रेशन की, अब 1/a है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 1/a है। जब हम इस a को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाता है हमारे पास a इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 3/2k, ये पूरा की पूरा जो है वो कांस्टेंट है, 3/2k ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर बात हमें करनी नहीं। 1/a² बचा, जब 1/a² को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर -2, ठीक। अब यहां से हम एक बेसिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो, सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टी हाफ का एक बेसिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए लागू होगा। देखिए क्या है, यहां पर कुछ नोटिस कीजिए, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया थी तो a की पावर है 1, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी तो 1 घट गया, रहेगी हमारे पास 0, ठीक। जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आई तब 1 और घट गया, पावर आ गई हमारे पास -1, भाई 0 में से 1 घटाया होगा तभी तो -1 आया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने यहां पे देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया थी तो a की पावर 1 थी, जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आई तो पावर a की पावर 0 हो गई, यानी कि 1 घट गया, ठीक। जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आई तो उसमें से 0, a की पावर 0 में से भी एक पावर 1 घट गया, यानी a की पावर -1 रह गई, ठीक है। अब a की पावर -1 है, अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया आई तो हो गया a की पावर -2, यानी कि 1 और घट गया, ठीक। तो इस तरीके से जब हमने इसे देखा तो हमारे पास जो टी हाफ का एक बेसिक फॉर्मूला निकल कर आया जो सभी अभिक्रियाओं की, सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए लागू हो जाता है। क्या है, टी हाफ अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा a की पावर n-1, a की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझते हैं, क्या कहता है ये फॉर्मूला। टी हाफ तो हम जानते हैं अर्धायुकाल होता है, यहाँ पर a जो है, a क्या है, a है सांद्रता, और n क्या है, n जो है वो है ऑर्डर, यानी कि कोटि, ठीक। अब देखो जब हमने ये देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए a की पावर 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए a की पावर 0 आ रही है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए a की पावर -1 आ रही है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया a की पावर -2 आ रही है। तो इन सबको हमने देखकर हमने एक बेसिक फॉर्मूला निकाल लिया, क्या वो निकाल लिया कि टी हाफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/a की पावर n-1 के। अब जरा देखो क्या ये फॉर्मूला ठीक है, देखिए टी हाफ अनुक्रमानुपाती है 1/a की पावर। अब बात करें अगर हम जीरो कोटि की अभिक्रिया ले लें, शून्य कोटि की अभिक्रिया ले लें तो यहां पर n क्या दिखा रहा है, कोटि को दिखा रहा है। अब जीरो कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम n का मान कितना ले लें, 0 ले लें, 0 - 1 देखो, तो यहां से हमारे पास जो टी हाफ आएगा, यहां देख लेते हैं, यहां से हमारे पास जो टी हाफ आएगा वो आएगा 1/a की पावर 0 - 1, ये हो गया a की पावर -1, ठीक। यानी टी हाफ अनुक्रमानुपाती है, जब a की पावर -1 ऊपर हो जाएगा तो a की पावर 1 हो जाएगा, और a की पावर 1 को हम a ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया
में जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती है ए की पावर, अनुक्रमानुपाती है ए के। और ये बात हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो अनुक्रमानुपाती। अब जो 2k हटेगा यहाँ पे तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो ए के अनुक्रमानुपाती है। तो ये बात हमें यहाँ से ही पता चल गई। ठीक, तो प्रथम कोटि के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही निकला। अब द्वितीय कोटि की बात कर लें, प्रथम कोटि की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम टी हाफ अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन ए की पावर, एन का मान कितना ले लें हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बात कर रहे हैं तो यानी 1 ले लेते हैं एन का मान। ठीक है, तो 1 अपॉन ए की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 अपॉन ए की पावर 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक, ये चल रहा है अनुक्रमानुपाती में। ठीक, अब 1 अपॉन ए की पावर 0 है, ए की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। यानी जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती है 1 के। ठीक है, और यही बात यहाँ पर हमने निकाली थी कि जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती है 1 के, यानी ए के अनुक्रमानुपाती नहीं है, वो ए के अनुक्रमानुपाती नहीं है, यानी ए पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो टी हाफ है वो ए पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ये बात हमें यहाँ से पता चलेगी कि टी हाफ जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो बनाया ना, ये तो आया नहीं ना, यहाँ पर ए है। तो इस तरीके से टी हाफ हमने देख लिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात करें हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर देख लेते हैं। टी हाफ अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन ए की पावर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि ऑर्डर कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो टी हाफ अनुक्रमानुपाती होगा 1 अपॉन ए की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक, तो टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। यानी इससे यहाँ पता चल रहा है कि यहां पर देख लें या यहीं पर देख लेते हैं, टी हाफ है वो व्युत्क्रमानुपाती है ए के। ठीक है, और ये बात हमें यहां से पता चली वो टी हाफ है वो व्युत्क्रमानुपाती है ए के। ठीक, या कह लो अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन ए के। यहां पर ये बात पता चली कि टी हाफ जो है वो अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन ए के हट जाएगा तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर इजिकल टू है, जब ये के हटेगा तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो फॉर्मूला है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तृतीय कोटि की बात करें तो उसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमें एक बेसिक फॉर्मूला निकल गया जो सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए लागू हो जाता है कि जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 के। ठीक, देखिए अब यहां तो हमने इस फॉर्मूले को देख लिया कि टी हाफ अनुक्रमानुपाती होता है 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 के। ठीक, लेकिन हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वह डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें टी हाफ उसका पता है तो। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को निकालना है हमें। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम, अगर हमें टी हाफ पता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का हम ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करेंगे जिसमें यदि हमें किसी केमिकल रिएक्शन का अर्ध आयुकाल पता है तो उसकी मदद से हम उस रासायनिक अभिक्रिया का ऑर्डर निकाल सकते हैं, यानी कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, समझते हैं कैसे। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि माना हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया की दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रताएं हैं। प्रारंभिक सांद्रता कौन सी है, हमने कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और उसकी प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 मान ली है हमने। ठीक है, दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रताएं मान ली हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, देखिए माना हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया की दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रताएं हैं A1 और A2। ठीक, जब प्रारंभिक सांद्रता A1 है तब अर्ध आयुकाल T1 है। अब हम यहाँ पर अर्ध आयुकाल को टी हाफ से नहीं दिखा रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट ना हो जाए। ठीक है ना, इजी वे में चलती रहे, इसलिए हमने टी हाफ को टी अर्ध आयुकाल को टी हाफ ना लिखकर T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखिए तथा जब प्रारंभिक सांद्रता A2 है तब अर्ध आयुकाल T2 है। ठीक है, और मान लिया कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो n कोटि है, किसी भी n कोटि की अभिक्रिया को लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, जिसमें टी हाफ जो है, टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती है a की पावर n माइनस 1 के। ठीक है, अब देखिए
इसमें हमने अभी बात की है कि जब प्रारंभिक सांद्रता A1 है तब अर्धायुकाल T1 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास अर्धायुकाल कितना है, जब हम सांद्रता A1 को लेकर चल रहे हैं तो अर्धायुकाल हमारे पास है T1। ठीक, तो यहाँ पर A1 सांद्रता को लेकर बात करें तो अर्धायुकाल है T1। ठीक, और यहाँ पर कौन सी सांद्रता लेकर चलना है, A1। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए पहले उसके लिए एक कंडीशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, अब जब सांद्रता A2 है तब अर्धायुकाल कितना है, T2 है। तो T2 अनुक्रमानुपाती है 1/A2 की पावर n-1। भाई हमारे पास जो अभिक्रिया कोटि तो हम एक ही n लेकर चल रहे हैं, तो n तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन सांद्रता ये A1 सांद्रता है जिस पर अर्धायुकाल T1 है, ये A2 सांद्रता है जिस पर अर्धायुकाल T2 है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, T12 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/A की पावर n-1 मेन बटा 1/ यहां पर A1 है A2 की पावर n-1। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे कि यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, यहां पर इज इक्वल टू का यूज क्यों किया गया। देखिए यहां पर जब हम देखें इस फॉर्मूले की बात करें, T1 अनुक्रमानुपाती है 1/A की पावर n-1 के। ठीक, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिलेगा, कुछ भी मान लेते हैं, k मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, जब T2 की बात करें तो T2 अनुक्रमानुपाती है 1/A की पावर n-1 की, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तब हमारे पास क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। अब जब हम T1 को डिवाइड कर रहे हैं T2 से तो ये k से k कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया, यहाँ से k से k कैंसिल, जो भी कांस्टेंट आया हमारे पास वो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/A का चिन्ह आ जाएगा, 1/A की A1 की पावर n-1, 1/A2 की पावर n-1। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू, अब जब ये पलटकर ऊपर जाएगा 1/A1 की पावर n-1 और ये जो नीचे है 1/A2 की पावर n-1, जब ये पलटकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 की पावर n-1 अपॉन A1 की पावर n-1। ठीक है, बात अभी कुछ अलग नहीं है, बात वही है। देखिए T1 व्युत्क्रमानुपाती है A की पावर n-1 के, जो यहां से हमें पता चल रही है। ठीक है, T2 जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है A2 की पावर n-1 की। ठीक है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती अभी भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्यों, अब ले लेंगे हम दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर देखो लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग T1 ओवर T2 इज इक्वल टू लॉग A2 की पावर n-1 अपॉन A1 की पावर n-1। ठीक है, अब यहां पर देखिए लॉग A2 अपॉन A1 और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा, n-1। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसे बाहर लिख सकते हैं, दोनों का होल करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लॉग T1 ओवर T2। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, यहां पर ये हो जाएगा लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, अब ये पावर जो है वो हम जानते हैं, अगर इस कंडीशन में ये जो पावर आती है वो कैसे हो जाती है, ये लॉग के आगे आ जाती है, जो होता है n-1 लॉग A2 अपॉन A1। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है n की, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो n की थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इज इक्वल टू, जब इस लॉग को इसके साथ भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग
T1 अपॉन T2 मेन बटा लॉग A2 अपॉन A1। ठीक है, अब यहां से हमें अभी यहां पे क्या है, n-1 है, हमें केवल n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को हम इधर की साइड में भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग T1 अपॉन T2 अपॉन लॉग A2 अपॉन A1। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, तो ये आ गया हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें यदि हमें T1 और T2 यानी कि T1 क्या है, A1 सांद्रता पर अर्धायुकाल है, ठीक है, और T2 का है A2 सांद्रता पर अर्धायुकाल। यदि ये चीज हमें पता है तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, यदि उसका हमें T1 और T2 पता है, A1 और A2 पता है, तो उसके लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अर्धआयुकाल विधि से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये हो गई इसकी अर्धआयुकाल विधि की व्याख्या। ठीक, अब दूसरा मेथड की बात करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंशियल मेथड, अवकलन विधि, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, आप सभी ने हेडिंग डाली होगी अवकलन विधि, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। तो पहले यहाँ पर जो लिखा है पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसे समझेंगे बारीकी से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह मेथड वन हाफ द्वारा दिया गया, इसलिए इस मेथड को वन हाफ डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। ठीक है ना, कोई समझने वाली बात नहीं है कि वन हाफ ने इस मेथड को दिया, इस मेथड को वन हाफ ने बताया, तो इसलिए इस मेथड को वन हाफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। ठीक, अब इस मेथड के अनुसार क्या है, इस मेथड के अनुसार किसी भी nth ऑर्डर की रासायनिक अभिक्रिया की दर उसकी कंसंट्रेशन की nth पावर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए क्या मतलब हुआ। ठीक है, हमें केवल रटने से मतलब नहीं है कि ना जी हमने ये पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, इसे रट लिया, काम हो गया। रटना नहीं है, हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, किसी nth पावर की रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम दिखाते हैं dx अपॉन dt से, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी nth ऑर्डर की रासायनिक अभिक्रिया, nth ऑर्डर की, मान लीजिए हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहा है, उसकी nth ऑर्डर की कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, तो वह अनुक्रमानुपाती है किसकी, कंसंट्रेशन की nth पावर के, x की पावर, कंसंट्रेशन क्या है x की पावर n के। c भी ले सकते हैं, अगर c यहाँ पर होगा तो c यहाँ पर भी होगा, हमने x ले लिया कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n, ये हो गया इसका मतलब। और यहाँ पर माइनस चिन्ह भी रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि हम रिएक्टेंट को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ कि कोई भी nth ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है, उसकी जो दर है dx अपॉन dt वह अनुक्रमानुपाती होती है कंसंट्रेशन की nth पावर की, कंसंट्रेशन की nth पावर की। ठीक, अब हम इसमें दो एक्सपेरिमेंट को एक साथ लेकर चलेंगे। माना पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा हमने जो dx अपॉन dt है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सांद्रता x1 है हमारे पास। ठीक, अनुक्रमानुपाती है x1 की पावर n की। x1 है हमारे पास पहले एक्सपेरिमेंट में, सांद्रता जो है वो x1 है पहले एक्सपेरिमेंट में। ठीक, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो सांद्रता है dx, सांद्रता कितनी है, x2 है अपॉन dt, अनुक्रमानुपाती है x2 की पावर n की। n चेंज नहीं होगा क्योंकि हम nth ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो n तो हमारा सेम रहेगा। सांद्रता हमारे पास पहले एक्सपेरिमेंट में x1 है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में x2 है, इसे हमने मान ली इक्वेशन सेकंड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां अच्छी तरह समझ गए कि इस मेथड को वन हाफ ने दिया, इसलिए इसे वन हाफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार कोई भी nth ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी कंसंट्रेशन की nth पावर की। ठीक है, अब हमने कोई दो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें पहले एक्सपेरिमेंट में जो सांद्रता वो x1 है, तो इसके अनुसार ये जो फॉर्मूला बना वो इस तरीके से बन गया कि dx1 अपॉन dt अनुक्रमानुपाती है x1 की पावर n, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि dx2 अपॉन dt अनुक्रमानुपाती है x2 की पावर n। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसे नोट कर लीजिए। बाकी हैंड रिटन नोट्स तो आपको प्रत्येक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट उपलब्ध है, वहां पर आप इन्हें जरूर देखिए।
ठीक है। और अपने नोट्स हर लेक्चर के साथ साथ बनाते रहिए ताकि एक साथ आपको कुछ भी ज्यादा ना करना पड़े और साथ ही साथ आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो यहां तक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी जो हमने इक्वेशन देखी थी उनमें हम जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उन्हें हटा के लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिलेगा स्मॉल के, ठीक, और यहां पर हो जाएगा एक्स वन की पावर एन। ठीक, और इसे हम मान लेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट, वहां पर जो मानी थी उन्हें नहीं मानना है, यहां पर मान लेंगे ताकि और बेटर रहे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आई थी हमारे पास माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल के एक्स टू की पावर एन। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसे हम कैसे ले सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम लॉग ले लेते हैं। क्या करेंगे, लॉग लेने पर इक्वेशन फर्स्ट को एम्प्लाइज करेंगे और इसमें ले लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग के एक्स वन की पावर एन। अब देखिए ये क्या है, लॉग के एक्स वन की पावर एन है, तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, देखिए लॉग एम एन। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ये लिखते हैं। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो मैं एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस जगह स्पेस कम रहता है यहाँ पर, इस वजह से मैं एक स्टेप गैप कर दे रहा हूं, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग के एक्स वन की पावर एन है, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग के प्लस लॉग एक्स वन की पावर एन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में भी हम लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग, सेम हो जाएगा के प्लस लॉग एक्स टू की पावर एन। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, हमें इस लॉग के को यहां से हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को हटा देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग माइनस डी एक्स अपॉन डी टी माइनस लॉग डी एक्स वन है, ठीक है, और माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको हटा रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, हमारे पास रह जाएगा लॉग एक्स वन की पावर एन माइनस लॉग एक्स टू की पावर एन। ठीक, अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए लॉग एक्स वन की पावर एन है, तो इसे हम अगर ये पावर जब पावर होती है यहाँ पर, तो ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है लॉग की, तो ये हो जाएगा एन लॉग एक्स वन। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा एन लॉग एक्स टू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से हम एन कॉमन ले सकते हैं, तो ये एन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स वन माइनस लॉग एक्स टू। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, इसके बराबर, लॉग माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू वो माइनस लॉग माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी, इसके बराबर में चल रहा है। हमारा उद्देश्य है एन की वैल्यू को निकालना, एन क्या प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को। ठीक है, तो हमें हमारा उद्देश्य है यहाँ पर एन को निकालना, तो हम एन को निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एन निकालेंगे तो ये चीज है वो इसके
नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी माइनस लॉग माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी मेन बटा log एक्स वन माइनस log एक्स टू। तो ये आया हमारा फाइनल फॉर्मूला। कि अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है ना, तो हम एन का एन यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इससे ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अवकलन विधि, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जो आज में हमने देखी हैं अर्धायुकल विधि और अवकलन विधि, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिन्हें आपको 100% तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ने की गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो आपको 100% आपको तैयार करनी है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस पर, जब भी बनता है लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। मेरे टाइम पर भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। तो ये आपको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं ये आपके लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल यदि आपके लिए यूजफुल हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।